उन्होंने कहा कि आदिवासियों का मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगा, उन सब बाप के औलाद है। ब्राह्मणवादी ताकतों को चुनौती दे रहे हैं, जैसे उनको गाली गलौज करें। इन लोगों ने अपना दस्तावेज खुद रखा था। चुनाव में किसी की बस की बात नहीं है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी झारखंड की बात करें तो आदिवासियों का एक महासंगम होने वाला है और महासंगम जो है भारत आदिवासी पार्टी के तत्वाधान में होने वाला है। तो जिस तरह से जब से ये हुआ कि 9 तारीख को विधानसभा के पुराना विधानसभा के बगल में होना है, तब से कुछ आदिवासी संगठन उनका कुछ नेता के ऊपर अलग अलग के सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे आज जो गलेक्सन डुंगडुंग हैं, लेखक हैं और तमाम आदिवासी मुद्दों पर भी अपना बात रखते रहते हैं। अगर राजनीतिक बात करें तो लगातार अपना उस पर भी बात रखते रहते हैं और अच्छा एक जो है रिसर्च करके अपना बात भी रखते हैं। तो हम आज जानेंगे कि आदिवासी महासंगम जो होने वाला है पुराना विधानसभा के बगल में, उन पर इनका क्या राय है। और भारत आदिवासी पार्टी जो है वो जब आज ये कहें तो लोकसभा में भी कुछ प्रत्याशी उनका उतरा था, लेकिन जब विधानसभा की बात करें तो 81 विधानसभा में क्या उनका रहेगा, या झारखंड में जिस तरह से पहले से भी जेएमएम आदिवासियों का वोट बैंक आदिवासियों का राजनीति करते हैं और आदिवासी का उनको वोट मिलता भी है, तो क्या जो बाप पार्टी का है शॉर्ट में, तो उनको आदिवासी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे झारखंड में। ये सब तमाम चीज़ बात करने के लिए हम गलेक्सन डुंगडुंग से जुड़ते हैं और बात करते हैं कि खुट्टी में भी कुछ बात लेकर के हुआ था पिछले बार, पत्थलगड़ी के लेकर के, या फिर कुर्मी को समर्थन करने के लिए लोग उसमें कुछ नेता थे जो या नेत्री थे, वो कही थी कि समर्थन, उसको लेकर के आज बहुत सारा विवाद सामने आ रहा है। तो हम उसी को बात लेकर के हम गलेक्सन डुंगडुंग से जुड़ते हैं और बात करते हैं। दादा जोहार। दादा, पहले तो जिस तरह से हम कहें कि झारखंड में जेएमएम जो है आदिवासियों पर अभी राज कर रही है, अपना वोट बैंक समझती है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी भी एंट्री कर गई है झारखंड में और अब विस्तार करना चाहती है। 9 तारीख के महासंगम, आदिवासी महासंगम होने वाला है, उसके में कुछ जैसे लिखे हैं कि कुछ आदिवासी बुद्धिजीवी लोग वहाँ आए और सदस्यता ग्रहण भी करेंगे। तो इस पर आपका विशेष करके क्या कहेंगे? देखिए, संगठन बनाना, चुनाव लड़ना, पार्टी बनाना, यह सब कुछ जो है कि यह समागम करना, कोई सभा बनाना, है ना, यह सब कुछ हमारा मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान अनुच्छेद 19 सबको अधिकार दे के रखा है कि हम सभी लोगों के पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक जैसे आपने कहा ये आदिवासियों का है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी आदिवासियों का नहीं होता है, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक राजनीतिक कार्यक्रम है। भारत आदिवासी पार्टी अपना चुनाव से पहले कुछ माहौल बनाना चाहती है, तो आयोजन किए हैं, उनका आयोजन करना चाहिए और उनका अधिकार है कि वो आमंत्रित करे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चाहे वो आम आदिवासी हो, कोई बुद्धिजीवी हो, जो भी हो, उसमें स्वतंत्र है, उनका अधिकार है। लेकिन दादा, जिस तरह से आज हालों में जो उनका नेत्री हैं बेलोसो बबीता कच्छप जी पर कुछ आदिवासी संगठन बोले या कुछ आदिवासी समाज के लोग हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, वो पुराना जो पत्थलगड़ी का बात उठा रहे हैं और आदिवासी को कुर्मी को जो आदिवासी बनाने की बात था, वो जो शायद उस समय समर्थन किए थे, उसके लेकर के भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उनको जवाब देना चाहिए। शायद एक पोस्ट देख रहे थे, आपको भी कुछ टैग किया गया है, तो उस पर आप क्या विचार रखेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत आदिवासी पार्टी जो है वो राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन काम कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं देखता हूँ कम से कम राजस्थान में पहली बार ऐसे दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी ने ब्राह्मणवादी ताकतों को, मनुवादी ताकतों को, संघियों को स्पष्ट रूप से चुनौती दे दिया है। जिस तरह से उन्होंने भाजपा के नेता जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा कि आदिवासियों का मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगा और पता करूंगा कि ये कौन सा बाप के औलाद है। तो इस तरह के जिस तरह से भाजपा आदिवासियों को उनकी, हम आदिवासियों की जो मूल आदिवासी पहचान है और धार्मिक पहचान है उसको नेस्तनाबूद करना चाहती है, मटियामेट करना चाहती है, उसको ये लोग चुनौती दे रहे हैं। तो वहाँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत बेहतरीन
शुरुआत है। लेकिन जैसे ही यह भारत आदिवासी पार्टी झारखंड आती है तो झारखंड में भारत आदिवासी पार्टी का शुरुआत ही बहुत गड़बड़ हो गया। जब इन्होंने यहाँ पे शुरुआत किया तो शुरुआत में आप देखिएगा कोई भी यहाँ का किसी से उन्होंने विचार विमर्श कुछ नहीं किया। कायदे से क्या होना चाहिए, क्योंकि जब ये दावा करते हैं ये आदिवासियों के लिए काम करेंगे, ये आदिवासियों की परंपरा संस्कृति सारे चीज़ के इतिहास को समझते हैं, तो उनको उस तरह से करना चाहिए, लेकिन वो दिखता नहीं है। आदिवासी समाज का जो डेमोक्रेसी है वो कैसा है, कंसेंट बेस्ड। वहाँ पे क्या होता है, हमारे पूर्वज या फिर आज भी गांव में आप देखेंगे तो कोई भी केस मुकदमा आता है, कोई मुद्दा आता है गांव में, तो सारे लोग बैठते हैं और बैठ के आम सहमति से उस पर फैसला करते हैं। यदि गांव में अगर कुछ पारंपरिक नेता वगैरह चुनना है, बनाना है, वो सब कुछ जो है कि आम सहमति से होता है। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ चूँकि जो लोग लीड में हैं उनको इस बात का गलतफहमी हो गया है, शायद उनको लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञानी हैं, वो सबसे बड़े क्रांतिकारी लोग हैं, है ना। वो सब में जो है कि जितने भी झारखंड के आदिवासी हैं उसमें से वो सबसे श्रेष्ठ है। ये मूलतः जो ब्राह्मणवादी सोच है। तो दोनों में अंतर देखिए, एक तरफ राजस्थान में जहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी की उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मणवादी ताकतों को चुनौती दे रहे हैं, और यहाँ उनका नेतृत्व जो है खुद उनका बिहेवियर ब्राह्मणवाद से परिपूर्ण, मतलब सराबोर दिखता है। वो दूसरे लोगों को नीचा दिखाएं, कैसे उनको गाली गलौज करें, अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उसको धमकी दें, ये सब कुछ चीज़ें चल रही है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब लोकसभा चुनाव हुआ उस समय भी हम लोगों ने सवाल उठाया। सवाल क्या उठाया था, क्योंकि ये सारे लोग जो खासकर आदिवासी महासभा एक समय में चलाते थे, और आदिवासी महासभा ने ही पत्थलगड़ी आंदोलन का जो भी नेतृत्व करना था उसने किया। और पत्थलगड़ी आंदोलन के समय में जो चीज़ें ये लोग कहते थे उसी को हमने सवाल उठाया। ये कहते थे कि डीसी खूंटी का डीसी जो है वो गैरकानूनी है, असंवैधानिक है, गवर्नर ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, उसके बावजूद यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, है ना। सरकार जो है कि असंवैधानिक है, इसलिए जो है कि सरकार का सारा जो योजना है, सरकारी योजना का बहिष्कार होना चाहिए। सरकार का जो है कि शिक्षा व्यवस्था को बहिष्कार किया जाना चाहिए, उनका स्वास्थ्य सुविधा को बहिष्कार करना चाहिए, मतलब सरकार का सारा चीज़ को बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि सरकार असंवैधानिक है। वो ये भी कहते थे 1 रुपया जो है नोट, 1 रुपया का नोट वही सिर्फ आदिवासियों का है, बाकी कोई भी पैसा जो है कि आदिवासियों का नहीं है। वो ये भी कहते थे कि हम लोग जो है कि आदिवासी लोग धर्मपूर्वी लोग हैं, इसलिए हमारा पूरा व्यवस्था जो है कि पारंपरिक तरीके से चलता है, और बाद में जितना भी नियम कानून बना है वो तो मानव निर्मित है, इसलिए ये हमारे लिए नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं। जैसे पेशा कानून फॉर एग्जाम्पल, वो क्या बोल रहे थे, पेशा कानून संसद से पारित हुआ है इसलिए जो है कि ये हमारा नहीं है, ये तो लोगों ने बनाया है। दादा ये सब बोलने वाले कौन थे? यही लोग थे उस ग्रुप में, जो भी आपका चाहे विजय कुजूर हो, कृष्णा हंसदा हो, बबीता कच्छप हो, आपका जोसेफ पूर्ति है, आपका जॉन जोनस तीड़ू है, बलराम समद है, और नाम जुड़ते जाएगा। इन्हीं का ही पूरा कुनबा जो है कि सब जगह बोलते थे कि सीआरपीसी आईपीसी आदिवासियों पर लागू नहीं होता है, सरकार आप पर केस नहीं कर सकती, इसीलिए इतने सारे लोग पत्थलगड़ी में आए ना। आपको पुलिस पकड़ नहीं सकती है, सरकार केस नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार तो खुद असंवैधानिक है, गैरकानूनी है। यही बोल बोल के जो है कि वहाँ पे पूरा मोबिलाइजेशन इन लोगों ने किया था। और संविधान का भी देखिए जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे लिखा, जो संविधान में लिखा गया है उसको डिटो नहीं लिखा, उन्होंने अपने तरीके से उसको विश्लेषण करके लिखा, बताया और लोगों को भ्रमित किया, है ना। वो सारे कुछ किए इसे। और ये लोग बोलते थे कि आदिवासी जो है कि देश का मालिक है, निश्चित तौर पर मालिक है, उसमें दो राय नहीं। मैं भी बोलता हूँ आदिवासी मालिक है, क्योंकि अभी डीएनए में भी आ गया है, उसमें दो राय। लेकिन ये कहना चूंकि वो आदिवासी मालिक है इसलिए उसको कोई सरकारी दस्तावेज का जरूरत नहीं है, अब सारा सरकारी दस्तावेज जला दीजिए, तो लोगों का तो दस्तावेज इन लोगों ने जलवा दिया। उसके बाद क्या हुआ,
इन लोगों ने अपना दस्तावेज खुद रखा था बचा के, तभी ना चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं। तो ये तो सरासर इन लोगों ने गांव के जो हमारे बहुत क्या बोलेंगे सीधे साधे आदिवासी हैं उनको इन्होंने धोखा देने का काम किया। आप बताइए, बिरसा मुंडा, मतलब एक बिरसा मुंडा धरती आबा शहीद हुए अंग्रेजों के ज़माने में, बिरसा मुंडा फिर आए। अब 26 तारीख को पत्थलगड़ी हुआ घघरा में, 27 तारीख को वहाँ पे गोली कांड हुआ, बिरसा मुंडा की हत्या कर दी गई, पुलिस फायरिंग में वो मारे गए। ये लोग उनका गांव तक नहीं गए, उनके परिवार तक से नहीं मिले, उसके बाद उस ग्राम सभा का एक मीटिंग तक नहीं किया उसके बाद में। और जो है कि जो शहीद हुए उनका कब्र तक में ये लोग नहीं गए। मैं जब गया तो गांव में लोग सवाल उठा रहे हैं कि लोग कैसे लोग हैं, हम लोगों को फंसा के लोग चले गए, हमारे नेता लोग, कोई नहीं आता है। और जब मैं पत्थलगड़ी पर रिसर्च कर रहा था, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं पाया कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो लोग अपना जो है कि कोई खेत बंधा किया, पेड़ बेचा, मवेशी बेचा, कुछ लोग जो है कि कर्जा लिए और जो केस लड़े। और इन लोगों को मैंने कुछ परिवारों को फेसबुक से पैसा मोबिलाइज करके अपना किताब बेच करके कुछ परिवारों का मैंने ज़मीन जो है कि बंधक ज़मीन छुड़वा दिया, कुछ परिवारों का कर्जा लिया तो कर्जा जो है कि पैसा मैंने चुकता कर दिया। और आज ये लोग हमको धमकी देता है कि आपके ऊपर जो है कि मनमानी का मुकदमा आपके ऊपर किस टाइप का धमकी है? हाँ, वही कहा गया है कि आप लोग सवाल उठा रहे हैं, आपका सारा स्क्रीनशॉट हमने लिया है। अभी नया कानून आया, उसके अंदर आपको जो है आप लोगों को जो है कि ये मनहानि का मुकदमा करेंगे। भाई हम लोग लोगों के लिए काम करते हैं। हम लोग जब आंदोलन जीत चुके थे, कई एक आंदोलन, जैसे आपको बताता हूँ, पोटका में भूषण कंपनी के खिलाफ हम लोग आंदोलन जीते, वहाँ पे जिंदल कंपनी के खिलाफ आंदोलन जीते, यहाँ नगड़ी आंदोलन जीते हम लोग, उधर आपका मित्तल कंपनी के खिलाफ आंदोलन, उसमें मेन भूमिका दयामणि बारलादेवी की थी, लेकिन हम लोगों ने भी उनका साथ दिया। खासकर जब आपका डॉन बॉस्को और मित्तल कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, वो पूरा एग्रीमेंट को ख़त्म करवाने का काम हम लोग करा। हम लोगों ने डॉन बॉस्को में ताला लगाने का ऐलान कर दिया था। तो ऐसे बड़ा फिर CNT SPT कानून का आंदोलन देखिए, CNT SPT को जब संशोधन किया उस समय में हम ही लोग हैं जिन पर केस हुआ, अभी भी केस मुकदमा चल रहा है। नगरी आंदोलन में पुलिस का लाठी हम लोग खाए, वहाँ जो है कि केस हम लोग लड़े। तब समझ लीजिए ये लोग की पैदाइश कब हुई है आंदोलन में, ये लोग की पैदाइश हुई है 16-17 में, है ना। और ये लोग ऐसे दिखाता है कि इनको सब कुछ आता है। और मैं बताता हूँ, ये पूरा जो पत्थलगड़ी का कुनबा जो है, इन लोगों ने झारखंड के विस्थापन आंदोलनकारियों को नीचा दिखाने का काम किया। उस समय में ये लोग कहते थे कि कोयल कारो जीता हुआ है, आप समझ लीजिए, नेतरहाट जीता हुआ है, और भी आंदोलन जीता हुआ है जो मैंने आपको बताया। कम से कम 10 ऐसे विस्थापन आंदोलन है जो जीता हुआ है। उस पर हमने किताब भी लिखा सुनील मिंजी के साथ में कि झारखंड में अस्मिता संघर्ष 200 पेज का। लेकिन दादा एक आरोप है आप पर भी कि पहले भी गलत जानकारी फैलाकर लोकसभा चुनाव के दौरान मेरी मनहानि की थी, इसका सब स्क्रीनशॉट रखी है बबीता, रखने दीजिए। देखिए आप भी मानते हैं कि गलत जानकारी? आप देखिए, आप जानते हैं मैं जितना भी लिखता हूँ आपको याद ही है। जैसे जनजाति सुरक्षा मंच वाले क्या आरोप लगा रहे थे कि ये बुद्धिजीवी लोग जो है कि हमारे समाज के बारे में गलत लिखते थे। हमने उसको बहुत क्लियरली इंटरव्यू दिया, उसके बाद वो कुछ बोल रहे हैं, उनके पास कुछ कहने के लिए है। मैं जो भी लिखता हूँ बोलता हूँ वो सब का सब पेस्ट जो है तथ्य पर आधारित होता है, तथ्यात्मक चीज़ें मैं लिखता हूँ, समाज के हित में लिखता हूँ, इसलिए उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। और जिनको जो है कि चिरकुटाई करना हो तो करते रहने दीजिए, उसमें तो कोई नहीं। और मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, लोकतंत्र है, सबका मान सम्मान होना चाहिए। और यदि आप राजनीति करना चाहते हैं समाज में, तब आपको सारे लोगों को लेके साथ चलना पड़ता है। अब समझ लीजिए, आप तो फिर तो राजनीति नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि आप मान लीजिए कल को आप सत्ता में बैठ गए, तो विपक्ष तो आपको हर दिन जो है कि आपके खिलाफ बोलेगा, तो आप हर दिन जो है कि आप जो है कि मनहानि का मुकदमा ही दर्ज करते रहिए, काम कब करिएगा? आप याद करिएगा। लेकिन दादा आपको डर लग रहा है कि आप अगर आप पर मनहानि का केस हो जाए?
देखिए, आपको मैं बताता हूँ, इसी तरह का 2016 में मेरे ऊपर, नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन झारखंड का एक बहुत बड़ा स्टार पत्रकार ने मेरे ऊपर मनहानि का मुकदमा किया था, क्योंकि वो किसी का ज़मीन वो 1 एकड़ 42 डिसमिल छीन लिए थे, है ना। और फिर मैंने उसको एक्सपोज किया, उनके खिलाफ मैंने डीसी को लिखा, जांच हुआ, निकल के आ गया कि उन्होंने फर्जी तरीके से ज़मीन लिया है। उसके बाद वो मेरे खिलाफ मनहानि का मुकदमा कर दिया 2016 में। बड़े बड़े पत्रकार गए वहाँ पे कोर्ट में मेरे खिलाफ में जो है कि गवाह देने के लिए। उसके बाद कोर्ट में वो हार गए ऐसे ही। उसके बाद उन्होंने कमिश्नर के यहाँ अपील किया, कमिश्नर के यहाँ भी हार गए, मुझे एक दिन कोर्ट तक जाना नहीं पड़ा। तो ये सब चीज़ें चलते रहते हैं, जिनको जो मुकदमा करना है हम लोग इस सब चीज़ों से डरते हैं। आपको पता होगा, मेरा जब मिशन सरंडा पुस्तक लंदन में रिलीज हुआ 2015 में, 2016 में भारत सरकार ने मुझे जाने नहीं दिया, एरोप्लेन से उतार दिया था। मेरा पासपोर्ट 2 बार सीज कर लिया गया, मेरा जो है कि बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था। कितने केसेस चलते रहते। मैं सबसे डरता नहीं। देखिए, मैंने पूरा समाज के लिए अपना पूरा जीवन जो है कि दे दिया। आप समझ लीजिए कि 2 साल मुश्किल से मैंने नौकरी किया अपने जीवन में, और फिर मैं छोड़ दिया। लोग तो अंतिम में 2 साल रहता है तब नौकरी छोड़ते हैं, VSR लेते हैं, सारा पैसा जो है कि पॉकेट में, मतलब झोला से लेके आते हैं, फिर बोलते हैं देखिए समाज के लिए मैंने 2 साल नौकरी मेरा बचा हुआ था, मैंने नौकरी छोड़ा। समझे, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन अगर हम आदिवासी महासंगम में आप बुद्धिजीवी हैं, आप जाएंगे कि नहीं? नहीं तो मेरा उसमें क्या काम है? जब वो पम्पलेट में लिखा हुआ है कि आदिवासी बुद्धिजीवियों का महासंगम उसमें आना चाहिए। अब मैं उस ग्रुप में क्यों जाऊं जो ग्रुप का लीडरशिप ही गाली गलौज पर उतर के आया है? आप समझ लीजिए, नाम नहीं ले रहा हूं, और मैं कोई एक व्यक्ति पर नहीं बोल रहा हूं, इनका पूरा कुनबा वैसे ही है। जहां आप सवाल उठाएंगे ये गाली गलौज करते हैं। और ये पूरा कुनबा क्या किया है, मेरा ही फेसबुक पोस्ट वहां से चुरा के वो लोग अपने नाम से चेप देते हैं, अपने नाम से जो फॉरवर्ड कर देते हैं, लिख देते हैं, लेकिन लोगों को पता है कौन लिख रहा है। तो इनका बौद्धिक स्तर कितना है वो भी लोगों को पता है, बहुत स्पष्ट है। और मेरा, देखिए, मुझे कौन व्यक्ति मेरे खिलाफ बोल रहा है, मेरे खिलाफ केस कर रहा है, मुकदमा कर रहा है, इससे मुझे मतलब नहीं है। मैं सब कुछ चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा फ़र्क इसलिए इसमें मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, भारत आदिवासी पार्टी अगर वो जिस तरह से राजस्थान में शुरुआत किया है, सभी राज्यों में अगर उसी तरह से अगर काम करेंगे और उनका सही डायरेक्शन होगा, तो आप देखिएगा अगला 10-15 साल के अंदर अंदर ये भारत आदिवासी पार्टी भारत में इंडिया के आदिवासियों का, भारत के आदिवासियों का आवाज़ बन सकती है। लेकिन समस्या पैदा क्या कहाँ हो रहा है? ये भारत आदिवासी पार्टी का नेशनल लीडरशिप यह देख नहीं पा रहा है और किसी को भी स्टेट लीडरशिप बना दे रहा है। आपको बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, आपको लॉन्चिंग ठीक से होना चाहिए पार्टी का। यहाँ बेहतरीन तरीके से लॉन्चिंग कर सकते थे कि यहाँ के जितने बुद्धिजीवी हैं, आदिवासी बुद्धिजीवी वर्ग या फिर एक्टिविस्ट हैं, आंदोलनकारी हैं, झारखंड तो आंदोलन का गढ़ है ना, 250 साल का आंदोलन है। तो सारे लोगों को कोई एक जगह पर बुलाना था, वहाँ पे डिस्कशन करना था, उसके बाद लीडरशिप तय करना था, उसके बाद में इस चीज़ों को आगे ले जाते तो ये पार्टी को यहाँ पे स्थापित होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। अभी क्या है, इन्होंने चूंकि शुरुआत ही बहुत गलत किया है, इसलिए अभी इनको स्थापित होने में बहुत मुश्किल लगे। अभी देख लीजिए ना, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ फेसबुक सब में लोग मांग करना शुरू कर दिया है, स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी को अगर आप झारखंड में स्थापित करना चाहते हैं तो बबीता कच्छप जैसे लोगों को लीडरशिप से हटाइए। मैं तो मांग नहीं करना, लेकिन लोग मांग करना शुरू कर दिया, मैंने देखा फेसबुक में। हाँ, तो सोचिए कि इसी से आप समझ लीजिए, जो पार्टी जिसने अभी शुरुआत ही ढंग से नहीं किया है, अब लीडरशिप पर ही सवाल पैदा हो रहा है, तो पार्टी आगे कैसे जाएगी? हाँ, सवाल तो ये है ना। लेकिन दादा, मेरा एक सवाल है कि भारत आदिवासी पार्टी जिस तरह से झारखंड में अपना पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जेएमएम, अब यहाँ एक छोटा सवाल है कि जेएमएम जिस तरह से आदिवासियों का नेता यानी आदिवासियों पर वो अपना राजनीति करते हैं, तो बाप पार्टी या भारत आदिवासी पार्टी कहें सकेंगे जेएमएम से? अभी नहीं लगता है। जैसे आप देखिए, लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कैंडिडेट उतारा था, संभवतः 3 कैंडिडेट,
जहाँ तक मेरे दिमाग में आ रहा है। मैंने उतना उनको मॉनिटरिंग नहीं किया, लेकिन खूंटी, लोहरदगा, या नहीं लोहरदगा से नहीं, शायद कुछ वो कैंडिडेट का घोषणा सर हुआ था, फिर वो गए कि नहीं मैंने उसको मॉनिटरिंग नहीं किया। पर मुझे जहाँ तक दिमाग में मेरा है, खूंटी, लोहरदगा और जो है कि जमशेदपुर, है ना। लेकिन 2 जगह का तो मैं मॉनिटरिंग नहीं कर रहा था, मैं खासकर खूंटी को लेकर, क्योंकि खूंटी में इनके जो भी करता धरता है, ना सिर्फ उम्मीदवार बल्कि और लोग भी खूब एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे। बोल रहे थे कि यहाँ हमारा ही एक मंत्र कैंडिडेट है जो अर्जुन मुंडा को टक्कर देगा। कालीचरण मुंडा उसके आसपास भी कहीं नहीं टिकता है। और ठीक है, नैरेटिव बनाना, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी, चुनाव है। हाँ चुनाव है, उनका वो अधिकार है, वो कर सकते हैं। तब भी मैंने कहा था, स्पष्ट रूप से कहा था कि आपका जो है वो जमानत जब्त होने वाली है, और इस बार 5 का 5 रिजर्व सीट जो है वो इंडिया गठबंधन लेके जाएगा। और आपका कई इंटरव्यू मैंने उस बात को कहा है, और दूसरे चैनल में भी कहा है, और रिजल्ट जब आया तो वही हुआ। और यही चीज़ अब मैंने JBKSS के बारे में भी आपको कहा था कि JBKSS के जो मतलब प्रमुख है महतो जी, जयराम महतो, वो 3रे स्थान पर आएंगे गिरिडीह में, और 3रे स्थान पे ही आए। मतलब मेरा जो एजप्शन था, मेरा मतलब मैं जो देख रहा था ग्राउंड में, वो बिल्कुल मेरा एनालिसिस बिल्कुल सही निकला। अब विधानसभा का बात है, यहाँ पे अभी सीधा फाइट जो है वो इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए भी मत बोलिए, बीजेपी, सीधे सीधे बीजेपी, इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी। और उसमें भी अगर और भी नीचे जाएंगे तो सिंपल आप कह सकते हैं कि जेएमएम बनाम बीजेपी। उसमें कांग्रेस मतलब अभी विधानसभा में देखिए, कांग्रेस का जो सीट का जो बंटवारा भी होगा तो वो सेकंड ही मिलेगा, और जेएमएम फर्स्ट पोजीशन में, सीट भी ज़्यादा लेंगे प्लस रिजल्ट भी उनका और वैसे ही आएगा। और जिस तरह से अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो है कि उसके अंदर में हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन का झलक उनके अंदर दिखाई पड़ रहा है, प्लस कल्पना सोरेन, ये इतना बड़ा मतलब मूवमेंट बन गया है, उससे मतलब मुश्किल है। अभी इतना ही है मैं कह सकता हूँ कि अभी ये जो गठबंधन है, मतलब इंडिया गठबंधन है, उसको चुनौती देना मौजूदा वक्त में, मतलब कम से कम 2024 का विधानसभा चुनाव में किसी की बस की बात नहीं है। अभी ये कह सकते हैं कि इस समय 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में JBKSS कुछ सीटों पर कम से कम मुझे लगता है 9 से 10 सीट जो होगा उसमें उनका थोड़ा प्रभाव होगा। कहीं पे वो जीतेंगे भी और कहीं वोट कटवा भी बनेंगे, ये दोनों रोल वो प्ले करेंगे। उसकी वजह से हमको लग रहा है इक्वली डैमेज दोनों को होगा, बीजेपी को भी और बीजेपी का जो सहयोगी हैं आजसू, मतलब इंडिया गठबंधन को, एनडीए को भी और इंडिया गठबंधन दोनों को इक्वली नुकसान होगा वहाँ पर। यहाँ पर बाप पार्टी मुझे नहीं लग रहा है कि काफ़ी डैमेज कहीं पे करेगी, क्योंकि देखिए खूंटी में उनको लोकसभा में सिर्फ 5,000 वोट आया है। अभी मान लीजिए नया लीडरशिप में कुछ लोग जाएंगे, प्रेम साही मुंडा जैसा, प्रेम साही मुंडा मतलब तमाड़ में जाएंगे तो खूंटी लोकसभा का ही एक इलाका है, तो इसका मूल रूप से थोड़ा थोड़ा असर दिखेगा वो खूंटी लोकसभा क्षेत्र में ही दिख सकता है, थोड़ा बहुत, लेकिन वो मतलब नॉर्मली चलते रहता है। उसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होते हैं तो वो चलते रहता है। खूंटी लोकसभा में देखिए ना, नोटा 3रा स्थान में आया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट है कि लोगों के मन में अभी भी या तो बीजेपी है या तो फिर इंडिया अलायंस का झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस है। तो इसमें बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें एक बात और हमको लगता है करना चाहिए, जिस तरह से आप शुरू में पूछे थे उसको मैंने जवाब नहीं दिया, कुर्मी महतो को लेकर, क्योंकि कई लोगों का मैं देख रहा हूँ इंटरव्यू में, कुर्मी महतो को लेकर वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि खासकर बबीता कश्यप जी को, कि वो अपना स्टैंड क्लियर करें। हालांकि वो दूसरे चैनल में वो बोली हैं कि मैंने पहले ही स्टैंड क्लियर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी इसलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि कल परसों का उनका 4-5 दिन का कोई पोस्ट है, मैं उनका फेसबुक पेज नहीं जाता हूं, पर जो लोग मेरे मित्र हैं उन्होंने उनका स्क्रीनशॉट लेके जो टाइप किया है मुझे, मैंने उसको पढ़ा है। तो उसमें जिस तरह से उसका कुर्मी महतो को लेकर स्टैंड है, मतलब वो कह रहे हैं कि आदिवासी और कुर्मी महतो का डीएनए एक ही है, और जहाँ भी मतलब समस्या होता है लोग बोलते हैं कुर्मी महतो ही जिम्मेदार है। तो इन सब चीज़ों से ऐसा दिखाई पड़ता है कि उनका समर्थन अभी भी कुर्मी महतो
को है, तो इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जो डीएनए का बात कर रही हैं कि कुर्मी महतो का डीएनए एक ही है, तो मुझे लगता है कि उनके पास, कुर्मी और आदिवासी की। हाँ मतलब आदिवासी और कुर्मी महतो का डीएनए एक ही है बोल रही है। तो यदि डीएनए एक ही है तो उनको तो डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि लोगों को जवाब मिले कि हाँ भाई, आप जब कह रहे हैं कि दोनों का डीएनए एक ही है तो लोगों को दीजिए प्रूफ। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी ये स्पष्ट हो गया है। पहले ये पूरा डिबेट चल रहा था, ये आदिवासी है, वो आदिवासी है। कोई बोल रहा था कि जो सरना पूजा सिर्फ करता है उसको वही आदिवासी है। तो मैं उसमें कहता हूँ कि अगर सरना पूजा करता है वही आदिवासी है, वही आइडेंटिटी है, तो कल को तो कोई भी आदमी सरना पूजा करके आदिवासी बन जाएगा, है ना। और कोई बोल रहा था कि दूसरे धर्म को मानता है वो आदिवासी नहीं है, सिर्फ जो सनातन हिंदू धर्म को मानता है वो आदिवासी है। मतलब लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या करना जारी रखते हैं, व्याख्या करते हैं। लेकिन अभी देखिए 2018 में एक दुनिया के 92 जेनोमिक साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक रिपोर्ट लेके आए। हालांकि उनका सैंपल 500 का था। 2024 में मतलब 20 फरवरी 2024 को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का एक रिपोर्ट जारी हुआ है, उसका सैंपल 2700 है। अब उस रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में जो सबसे पहले जो रह रहे थे वो हंटर और गैदरर थे। अब हंटर और गैदरर कौन थे भाई? तो हंटर मतलब शिकार करने वाले, शिकार करके अपनी आजीविका चलाने वाले, और गैदरर मतलब कि जंगल से कांद मूल फल फूल इकट्ठा करके जो अपने जीवन अपने जीवन यापन करते हैं। अब उसी को आप अभी देखेंगे तो कौन लोग हैं, अभी भी जितने आदिवासी इलाके गाँव में जाएंगे या फिर रांची में भी जो आदिवासी रहते हैं उनसे आप बात करेंगे, उनका गाँव कहाँ है, पूछेंगे उनका गाँव जाइए तो वहाँ गाँव के लोग अभी भी शिकार पर जाते हैं। पहले जैसा नहीं जाते हैं लेकिन जाते हैं, शिकार करते हैं। उसके अलावा महुआ चुनते हैं, है ना, लाह वगैरह इकट्ठा करते हैं। फिर अभी करेल पुट्टू कुकड़ी सब आएगा, वो सब कुछ तो ये हंटिंग गैदरिंग का ही वो सिस्टम है। आप बताइए कुर्मी लोग वो क्या हंटर गैदरर हैं? वो शुद्ध रूप से एग्रीकल्चरिस्ट है। मतलब भारत में जो आए ईरानियन एग्रीकल्चर, ईरानी उसको बोलते ईरानियन एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब कह सकते हैं ईरानियन खेतीहर। तो ये शुद्ध रूप से खेतीहर हैं, खेती किसानी करते हैं। अब हमको बता दीजिए कौन सा कुर्मी महतो जो है कि शिकार करने जाता है? कौन सा कुर्मी महतो है जो जंगल में कांद मूल फल फूल चुनता, महुआ चुनता है और लाभ बेच के जो है कि वो अपना आजीविका चलाता है? वो लोग शुद्ध रूप से खेती करते हैं, सब्जी उब्जी उनका तो पेशा ही है, सब्जी उब्जी उगा के जो है कि बेचने का, है ना। तो आप ये सब चीज़ें हैं उसका मिक्सअप करिएगा तब तो लोग सवाल उठाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है लोकतंत्र है, भारत का संविधान सबको बराबर का अभिव्यक्ति की आज़ादी का गारंटी देता है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो लोग सवाल उठाएंगे उसका जवाब दीजिए, लोगों को बुलाइए। अभी मेरे पोस्ट में भी उन्होंने लिखा है, मैंने एक आर्टिकल लिखा था उसमें उन्होंने लिखा है कि एक चैनल का नाम लिया है लोकतंत्र 19 में आके हम लोग बहस करें। तो मैं कहता हूँ जो पत्थलगड़ी के जितने लीडरशिप थे सारे लीडरशिप को लाइए, और मेरा तो प्रस्ताव है आपके चैनल के द्वारा उनको मैं प्रस्ताव दे रहा हूँ, वो देखेंगे भी ये चैनल कि वो एक अच्छा बहस के लिए ऑर्गेनाइज करें, पैसा नहीं लगेगा। कोई मैदान में आइए, मैदान में जो है कि आप पत्थलगड़ी ग्रुप के सारे लोगों को लेकर आइए, उसके साथ साथ जो है सारे चैनल जो आ सकते हैं। क्यों हम एक चैनल में बात करेंगे, सारे चैनल कवर करें और हम लोग बहस करें, सवाल पूछे जवाब दीजिए। हाँ, फिर देखेंगे इससे जो है कि अगर आपने सही जवाब दे पाया इमेज आपकी बनेगी, अगर आपने गलत जवाब दे पाया तो आपका इमेज खराब होगा, अगर हमने गलत जवाब दे पाया या गलत सवाल उठाया हमारा इमेज खराब होगा। सबका चलिए सबका बट्टा लगाते हैं, दांव लगाते हैं। और इसीलिए जो है कि जानते हैं, इसमें एक बात मैं देख रहा था उनका इंटरव्यू में, वो ये भी कह रहे हैं कि पत्थलगड़ी आंदोलन में जो भी गड़बड़ हुआ, जो भी गड़बड़ी हुई, मतलब चाहे आधार कार्ड जलाने का, वोटर आईडी कार्ड जलाने का, बैंक बनाने का वगैरह वगैरह, हाँ, तो बोल रहे हैं कि असामाजिक तत्व आए थे वही मतलब ये सब किए। तो ये तो शुद्ध रूप से आपका पत्थलगड़ी आंदोलन के नेता जोसेफ पूर्ति, उसके बाद आपका जॉन जोनस तिड़ू अभी भी जेल में है, बलराम समाद अभी भी जेल में है। तो क्या
बबीता कच्छप जी इन लोगों को असामाजिक तत्व बोलना चाहती हैं? घोषणा करें ना कि ये लोग असामाजिक तत्व हैं। तो आपकी भाषा तो फिर सरकार की भाषा हो गई। सरकार जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं तो हम लोग को तो असामाजिक तत्व ही बोलते हैं। तो अगर आप अपने ही दोस्तों को, अपने ही ग्रुप के लोगों को, जिनके साथ आपने सभाएं की, मीटिंग किया है ना, आदिवासी महासभा चलाया, गुजरात तक ये सारे लोग चले गए, उसके बाद आप उनको ही असामाजिक तत्व कह रहे हैं, इसका मतलब बबीता कच्छप जी को पत्थलगाड़ी का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। उनको स्पष्ट कह देना चाहिए कि मेरा पत्थलगाड़ी आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, जो पत्थलगाड़ी किया वो लोग को जाके पूछिए। नहीं तो आप अगर अभी कहते हैं कि जिन लोगों ने सरकार का बहिष्कार किया, जिन लोगों ने डीसी का बहिष्कार किया, जिन्होंने सरकारी योजना का बहिष्कार किया, जिन्होंने स्कूल का बहिष्कार किया, ये सारे लोग असामाजिक तत्व थे। तो आपने जिन लोगों को, आप लोगों की वजह से जिनको जेल में डाला, जिन्होंने पुलिस प्रार्थना सहा, जो लोग 3-3 महीना तक जंगलों में जाके बरसात में जो है कि टेंट लगाकर अपना आजीविका चलाए, उन सारे लोगों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। आपको उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। चलिए, गलक्षण डुमनू जी अपना बात को रख रहे थे। हम फिर बता दें कि आदिवासी महासंगम होने वाला है 9 तारीख को पुराना विधानसभा के पास। उसी को लेकर के बातचीत जब शुरू हुआ था तो कई बात उसमें से निकल के आया। पत्थलगाड़ी का भी बात हुआ, उसमें ये भी बात रखे, और तमाम जो बात पत्थलगाड़ी के समय था उस पर भी बात हुआ। उनके साथी जो जेल में है उन पर भी बात हुआ। वोटर कार्ड, आधार कार्ड जो उसमें जलाया गया था उस पर भी बात हुआ। कुछ जब फेसबुक पोस्ट की बात आया तो उस पर भी अपनी बात रखे। हम जब इनसे ये भी पूछे कि जिस तरह से बबीता कच्छप बोले हैं कि आप लोग पर मानहानि केस होगा, आपको डर लगता है कि नहीं, तो स्पष्ट बोल दिए कि हमको डर नहीं लगता है। वो जो भी हम लिखते हैं और जो भी होता है वो तथ्य आधारित रहता है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से ये भी बताया कि झारखंड में बाप पार्टी मैंने भारत आदिवासी पार्टी आई और नेतृत्व जो झारखंड के नेतृत्व अच्छे लोगों के हाथ में नहीं गया है, इनका स्पष्ट कहना है। तो वो केंद्र के जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको इस पर सोचना भी चाहिए, उस पर विचार भी करना चाहिए। और कुछ लोग इस तरह से गलक्षण डुमनू जी कहे कि जो बाप पार्टी के प्रदेश नेतृत्व जो कर रहे हैं और बबीता कच्छप जी जो राष्ट्रीय सदस्य हैं उनको लोग हटाने का भी मांग करने लगे हैं, और वही फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ही लोग लिख रहे हैं कि उनको हटाया जाए। तो तमाम तरह के बात आप जब पूरा खबर को देखेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन स्पष्ट ये कह रहे हैं, और हम पूछे भी कि जो आदिवासी महासंगम होने वाला है उसमें आप बुद्धिजीवी हैं, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो ये कह दिए हम उसमें क्यों जाएं। तो सवाल ये भी उठता है कि अब वो राजनीतिक पार्टी हो गया है, तो राजनीतिक पार्टी में शायद कुछ आदिवासी संगठन चलाने वाले हैं वो लगातार बबीता कच्छप पर सवाल उठा रहे हैं पत्थलगाड़ी को लेकर के, या उनको लोकसभा चुनाव के समय में जो भी हो 5,000-10,000 जो भी वोट मिला हो उसको लेकर के। लेकिन बड़ी सवाल है कि झारखंड की राजनीति की बात करें तो जेएमएम यहाँ आदिवासियों का पार्टी कहा जाता है और आदिवासियों के राजनीति करते हैं और अभी तक देख रहे हैं सत्ता में भी हैं। लेकिन जब हम पूछे कि भारत आदिवासी पार्टी झारखंड में कितना विकास कर पाएंगे जेएमएम के सामने, तो इनका स्पष्ट कहना है कि 2024 में तो नहीं, आगे अगर सही से किया जाएगा तो शायद आगे उनको मिले कुछ। लेकिन 2024 में स्पष्ट है कि बीजेपी बनाम जेएमएम का ही ये होगा। तो हम बता दें तमाम बात हो चुका है। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए झारखंड सदन से जुड़े रहिए, और जो मेरे दर्शक हैं उनको भी धन्यवाद कि जब ये पूरा खबर देखेंगे तो जो भी सावधानी तरीका से है कमेंट में लिख सकते हैं। जोहार।